गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। ओंकार जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल कौंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो आज की खबरों पर तबसरा करने से पहले एक दुखदायक खबर है आज की। आप सब ने सुना होगा कि उड़ीसा में 3 ट्रेन आपस में क्लैश कर गई, जिससे 300 के करीब लोगों की जान चली गई और 1000 से ज़्यादा लोग उसमें ज़ख्मी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा दुखदायक है। कितने घरों के चिराग वहाँ बुझ गए इस बड़े हादसे में। तो हम सब मिल के दुआ करें कि उन दिवंगत लोगों की आत्माओं को भगवान शांति दें और उनके घर वालों को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दें। तो आज की जो 2-3 खबरें हैं, एक खबर ये है कि ड्रग पेडलर्स असॉल्ट कॉप्स विद शार्प एज वेपन्स, 6 इंजर्ड। तो दूसरी है हमारे एज़ यूजुअल बाकी भाजपाइयों की तरह हमारे एलजी साहब भी आए दिन बड़ी छोड़ते हैं। तो उनका आज बयान छपा है कि J&K कमिटेड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स पीएम्स विजन ऑफ हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया, एलजी सिन्हा। इसी के साथ एक न्यूज़ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं मिस्टर मेहता, उनके रेफरेंस में है। उनका ये कहना है CS स्ट्रेसेस ऑन ऑफरिंग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स इन J&K हॉस्पिटल्स। तो ये हेल्थ रिलेटेड थी, इसलिए इसके साथ कनेक्ट करना इसको ज़रूरी था। तो जहाँ तक आज का हादसे की बात हम करें तो ये एक बड़ा, अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक टेक्निकल फेलियर है। अदरवाइज़ 3 ट्रेन्स का आपस में टकराना ये कोई मामूली बात, छोटी गलती नहीं हो सकती। तो अब इंक्वायरी में डिटेल्स का पता चलेगा, लेकिन ऐसा है कि इतने बड़ी फेलियर पे हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनको कम से कम अगर थोड़ा बहुत एथिक्स का ख्याल हो तो उनको इमीडिएट रिज़ाइन करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जो आए दिन बड़ी छोड़ने में माहिर हैं, वो भी अपनी ज़िम्मेवारी पब्लिकली कबूल करें कि उनकी सरकार में इतना बड़ा फेलियर हुआ है, जिसको वो एक्सेप्ट करें, पब्लिकली एक्सेप्ट करें। तो ये एथिक्स बेस्ड बात होनी चाहिए। अगर एथिक्स है इन लोगों में तो इनको इस तरह करके दिखाना चाहिए। रही बात दूसरी, जो ड्रग पेडलर्स असॉल्ट कॉप्स विद शार्प एज वेपन्स, 6 इंजर्ड। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंज है हमारे इंडिया में। इससे पहले आपने देखा होगा हमारी बॉलीवुड फिल्मों में जो ये असॉल्ट स्मगलर जो थे, गोल्ड के और डायमंड्स के स्मगलर, वो पुलिस के साथ अक्सर टकराते हुए दिखाए जाते थे। तो अब जो ये रिपीटेड इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले भी एक कठुआ कोर्ट कम्प्लेक्स में कोई जानो बीबी थी या जानो भाभी थी, वो उसके लोगों ने सामने वो वीडियो वायरल भी हुआ। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के ऊपर वो झपटे मार के उसको असॉल्ट करने की कोशिश करते दिखाए गए उसमें। तो अब ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ड्रग पेडलर्स, वहाँ भी ड्रग पेडलर वाला मसला था, यहाँ भी ड्रग पेडलर वाला है। ये ड्रग पेडलर्स का इस तरह से असॉल्ट करना पुलिस पर, ये अपने आप में बड़ा अलार्मिंग है और बड़ा एक ख़तरे की घंटी है हमारे सिस्टम, सो कॉल्ड सिस्टम के लिए।
ये सो कॉल्ड सिस्टम जो हमारा, इसकी ज़िम्मेवारी किसकी है? जो हमारे ये जो कानून बनाने वाले लोग जो इलेक्शन जीतने के लिए दिस वे और दैट वे, मसल पावर, मनी पावर, सब कुछ झोंक के उनका एक ही एजेंडा होता है कि इलेक्शन जीती जाए। ऐसे तरीके से इलेक्शन जो जीतेगा वो कितना पब्लिक वेलफेयर में एक हमदर्द होगा, वो आए दिन हम अपनी कंट्री में देख रहे हैं। तो ये भी उसी प्रैक्टिस का नतीजा है। तो आज देखा जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी आए दिन बड़े बड़े दावे ठोकते हैं, भाजपाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी साहब के गुणगान करते हैं। उनका गुणगान करना उनकी मजबूरी है शायद। तो उसमें अगर अचीवमेंट के तौर पर हमने पाया क्या है आज कि बहुत बड़ा नंबर क्रिमिनल्स का हमारी पार्लियामेंट में एमपी बन के बैठा हुआ है। ये सच्चाई है, ये जग ज़ाहिर है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो जहाँ पे बीजेपी का ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसको ऊपर अलेज किया जा रहा है सेक्सुअल असाल्ट के भाई किसकी तरफ से? हमारी जो वुमेन रेसलर्स एजिटेशन में बैठी हैं नेशनल लेवल की, उनकी तरफ से। तो ये जो रिसेंट एक्सपोजर हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में, वो बड़ा शॉकिंग है। यहाँ पे ये बताया गया कि हमारे इन वुमेन रेसलर्स ने हमारे 2 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री तक ये बातें उन तक बताई गई थी कि आपका एमपी जो कुश्ती संघ का जो बनाया हुआ था कोई लाड़तार, उसकी ये करतूत है। तो अगर ये एलिगेशन प्रधानमंत्री पर एक छोटा एलिगेशन नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस पे प्रधानमंत्री को अब सफाई देनी होगी और भाजपा को ये बताना होगा लोगों को कि अगर प्रधानमंत्री जी को इस तरह की गंदी हरकत उनके नोटिस में दी गई तो 2 साल से वो चुप क्यों रहे। तो ये सुन के देश में सब लोग हक्के बक्के रह गए। ये बड़ी दुखदायक बात है। अब दूसरी तरफ हम देखें, ये चीज़ें जा कहाँ रही हैं। अभी हाल ही में हमारी कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन हुए, तो उसमें जो बातें बाहर निकल के आई, कांग्रेस के 124 कैंडिडेट लोग जीते 124, उसमें से 78 क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। इसी तरह भाजपा के 76 जीते हैं, उसमें 34 क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। जेडीएस एक लोकल पार्टी है, उसके 19 जीते हैं, उसमें से 9 क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। ये क्या दिखाता है कि जो आज की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पुलिस पर असाल्ट हो रहा है, ये सारा इसके पीछे रूट काज ये क्रिमिनल पॉलिटिक्स है। जिस जगह आंखें बंद करके टिकटें बांटी जाती हैं, क्रिमिनल्स को अलग, उनके ऊपर कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। पार्टी लीडरशिप्स इस तरह के लोगों को सामने लाएंगी, इस तरह के लोग कानून बनाएंगे, तो आज जो हो रहा है इसी की उम्मीद हो सकती है। इससे ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो ऐसे रूलिंग क्रिमिनल्स जो हैं, जो राजनेता बने हुए हैं क्रिमिनल्स, इन्होंने बड़ी होशियारी से, बड़े करप्शन से हर जगह, पुलिस में, दूसरे हर फील्ड में कई किस्म के क्रिमिनल्स को प्लांट करवा दिया है। ये बात बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है और आए दिन जो चीज़ें बाहर आ रही हैं वो इसकी तस्दीक करती हैं। तो ये अब सब के लिए ऐसे में एक बात और करनी बड़ी ज़रूरी है। हमें फ़ख्र है आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब के ऊपर। अरविंद केजरीवाल साहब अपनी पॉलिटिक्स में जिस जगह ईमानदारी को तरजीह दे रहे हैं, उसी तरह
इस क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों का, ये टेंटेड लोगों को, उनसे बचने की भी पूरी कोशिश वो करते हैं। तो खुदा ना खास्ता कोई आदमी एक्सपोज हो जाए, उसका साबित हो जाए कोई चीज़, कोई क्राइम साबित हो जाए, तो उसको उसी वक्त बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ये ज़रूरत है आज भारत जैसे देश को इस तरह की केजरीवाल साहब वाली पॉलिटिक्स की और उसकी रोलिंग स्टाइल की असल में ज़रूरत इसी चीज़ की है। तो सारे देश के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये इस वक्त बड़ा हाई टाइम है, हम सब मिल के बड़ी बहादुरी से, बड़ा दिल करके, बड़ी सोच बना के बहादुरी से बाहर अपने आप को यूनाइट करें, अपने आप को तैयार करें, ताकि आने वाले इलेक्शंस में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को बिल्कुल दरकिनार करके फेंका जाए। ऐसा करने से हम अपनी सेवा, अपना ख्याल खुद करने वाली बात होगी। तो देश भी सबसे ऊपर है, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ें हमें खुद के लिए भी ये सेफ्टी प्रोवाइड करेंगी। इसी तरह जो दूसरी हेल्थ रिलेटेड है, एलजी साहब के जैसे J&K कमिटेड टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स पीएम्स विजन ऑफ हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया, एलजी सिन्हा साहब ने बहुत बड़ी बात कही। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जब तक उसमें अकाउंटेबिलिटी सेटल नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, उसमें अच्छे लोगों की निशानदेही नहीं होगी, उसमें मॉनिटरिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें, इस तरह के बड़े बड़े जो दावे हैं, ये खोखले नज़र आएंगे। क्योंकि आज भी ज़मीनी हकीकत ये है कि छोटे छोटे इलाज के लिए यहाँ से, जम्मू से लोगों को अमृतसर, जलंधर, दिल्ली, लुधियाना भागना पड़ता है। तो इतना कुछ होते हुए अभी 5-6 महीने पहले एक कठुआ मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी मशीन टेस्ट वाली, वो अनअवेलेबल थी, मिसिंग थी, वहाँ वो थी ही नहीं। इसी तरह जो मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, हमारे स्कूल एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, वो इतना डिटेरिएट हो चुका है, इतना ट्रैक से उतरा हुआ है। उसको अगर चीज़ें दुरुस्त करनी हैं, अगर एलजी साहब ये चीज़ें बड़े बड़े दावे ठोकने से पहले स्कूल लेवल पे चीज़ें दुरुस्त करवाएं और मेडिकल कॉलेज लेवल पे मेडिकल एजुकेशन में एक मॉनिटरिंग अच्छी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और उसके साथ साथ ये चीज़ें एक स्टैंडर्ड मेंटेन जब किए जाएंगे, तब जाके लोगों का भरोसा कायम होगा। तो इसमें कोई शक नहीं, हमारे प्रधानमंत्री साहब की जो स्कीम है आयुष्मान भारत, उसका बेनिफिट काफ़ी लोगों को हुआ है, हो रहा है, लेकिन वो बड़े लिमिटेड लोगों को हो रहा है। बड़ी ख़ास बड़ी बीमारियों में जो फंसते हैं लोग, बड़े अस्पतालों में जाते हैं, उन बड़े अस्पतालों के कनेक्शंस होते हैं, हाई फाई कनेक्शंस होते हैं, वहाँ वो चीज़ें उनको बेनिफिट काफ़ी किसी हद तक मिल रहा है। ज़रूरत इस बात की है, हमारे देश की बड़ी आबादी गाँव में रहती है, गरीबी हालत में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी आम बीमारी के लिए जो आयुष्मान भारत का जो बेनिफिट है वो एक्सटेंड करवाने का बंदोबस्त एलजी साहब, मोदी साहब से बात करके अगर करवाते हैं तो फिर ये दावेदारी किसी हद तक मानी जाएगी। अदरवाइज़ ये हील इंडिया, हील बाय इंडिया, ये नारेबाजी भाजपाइयों को छोड़ के अब सच्चाई पर आना पड़ेगा और प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स लेके एक आम आदमी, एक गरीब आदमी को राहत मिले, इसका ज़िक्र आम लोग जब करेंगे, एक गरीब आदमी को ये कहेगा कि मुझे 2000 की दवाई या 5000 की दवाई वो मुझे सरकार की तरफ से उस स्कीम में फ्री मिल गई, तब जाके एक इसका मैसेज हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया का सच किसी हद तक दुरुस्त साबित किया जा सकता है। अदरवाइज़ एक खोखली नारेबाजी से एलजी साहब बचें तो अच्छा रहेगा। इस बड़ी पोस्ट पे बैठ के लोग इनसे बड़ी उम्मीदें करते हैं, तो इनको अपना ये कंडक्ट जो है ये प्रैक्टिकल शेप में ले जाके दिखाना पड़ेगा। इसी तरह ये लास्ट में जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि स्ट्रेस ऑन ऑफरिंग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स इन J&K हॉस्पिटल्स। अब ऑफलाइन ऑनलाइन का जो
एकदम से सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें अच्छा होता कि चीफ सेक्रेटरी साहब लोगों को ये आगाह करें, पहली बात ये है आगाह करें कि ऑफ़लाइन में क्या नुकसान था, ऑनलाइन में क्या फ़ायदा है। फिर ये है ऑनलाइन पे एक पंक्चुअलिटी नाम की कोई चीज़ है नहीं। आज जो भी सिस्टम ऑनलाइन किया गया उसमें अक्सर लोग परेशानियों का शिकार हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट होगी, चीफ सेक्रेटरी साहब एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे आम आदमी की तकलीफ़ों, आम आदमी की नज़र से देखा जाए कि इस ऑनलाइन सर्विस का कहाँ फ़ायदा हो रहा है। जिस जगह फ़ायदा हो रहा है ठीक है उसको कंटिन्यू किया जाए, लेकिन आम लोग सुनने में यही आता है, आम लोग परेशान हैं, ये सिस्टम महंगा भी है और डिलेड भी करता है। तो ये चीज़ें सिर्फ इस तरीके की ऐलानों से, अनाउंसमेंट से, अखबारों की सुर्खियाँ बनाने के बजाय ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलके चीफ सेक्रेटरी साहब एक आम आदमी की तकलीफ़ को पहचान के उसको राह देने का काम करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।